Yes, my dear students, very good morning to all of you in your Biome academic and spiritual science classes. डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के द्वारा हम इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को क्लोज करने चल रहे हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, जेनेटिक डिसऑर्डर देखा। और जेनेटिक डिसऑर्डर हमने क्या देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो क्रोमोजोम पर उपस्थित जीन में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद क्या पढ़ा कि सेक्स लिंक्ड क्या होते हैं, यानी क्रोमोजोम में जो वेरिएशन प्लस या माइनस होने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उससे जो है हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें भी पढ़ते समय हम लोगों ने केवल क्या पढ़ा, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, नलिसोमी, इसको देखा। लेकिन पॉलीप्लॉइडी, ऑटोप्लॉइडी, इसको भी हम लोग जो है नहीं पढ़ पाए हैं। तो हो सकता है आज इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें, ठीक है। तो आज अभी हम लोगों ने जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दो अलग अलग पार्ट में जो है इसका अध्ययन किया। एक्चुअली बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हों या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हों, ये सभी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पूरे ह्यूमन बॉडी के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोमल, इस पर या तो डिपेंड होते हैं या इससे लिंक होते हैं, या जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई, 44, 45, 46 मेल के लिए और 46, 44, 45, 46 ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे डिसऑर्डर्स, चाहे वो जेनेटिक हो या क्रोमोसोमल हो, यदि वो इस 44 क्रोमोसोम से लिंक हैं तो उसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। और ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके कुछ लिस्ट दी गई है। कुछ के बारे में हमारे एनसीईआरटी में चर्चा किया गया है और कुछ के बारे में चर्चा नहीं किया है, यानी इनको अभी हमको जो है स्टडी नहीं करना है, ठीक है। इसको हायर क्लासेस में या आगे चल करके हम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जो ऑटोसोमल होते हैं, इसमें इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम या इसको मेंगोलिज्म भी बोलते हैं। इसकी खोज जो है लैंगडन डाउन ने 1866 में 1886 में किया। और ये ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर जो 21वां क्रोमोसोम होता है, 21st क्रोमोसोम, ये जो 21वां क्रोमोसोम होता है, 21वें क्रोमोसोम पर ये 21वां क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ये 21वां क्रोमोसोम हो गया। अब क्या होगा, ये मेल से आया, एक मेल से आया और ये फीमेल, ये मेल का रेड वाला मेल मान लीजिए, चाहे रेड वाला फीमेल मान लीजिए। ये दो ऑटोसोम्स हैं या क्या होमोलॉग्स हैं, किसके, 21वें पेयर के। इस 21वें पेयर में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है कि इसमें से यहां से क्या होता है कि जब कभी पूरा का पूरा सेट, यानी इसमें से पूरा सेट क्या काम करे, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यानी जब इसमें डिवीजन हो, डिवीजन के क्या समय क्या हो कि एक जोड़ा, दो, और इसका एक पोर्शन क्या काम करे, ये इतना पोर्शन खिंच करके ये एक सेल में हो जाए और दूसरे में क्या हो जाए, केवल एक ही हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इस एक सेल में अगर इस सेल से अस्तित्व किसी जीव का बन रहा है तो उसमें क्या हो जाए, ट्राइसोमी हो गई। यानी एक तो इसका था ही, ये दोनों अलग होते, अलग अलग सेल में जाते, लेकिन इसका भी एक पार्ट आ गया इसमें, एक क्रोमोसोम इसका, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें आ जाने की वजह से क्या हुआ, इसमें क्रोमोसोमिक संख्या क्या हो जाएगी, हो गई, यहां देखिए, ये दो क्रोमोसोम, ये इसका, दो क्रोमोसोम इसका, तो इसमें आने से क्या हुआ, दो इसका अब एक इसका, इसमें ट्राइसोमी हो गई।
यानी 3 क्रोमोसोम इसमें आ गए और इसमें क्या हो गया, एक की कमी हो गई, तो इसमें मोनोसोमी हुआ और इसमें ट्राइसोमी हुआ। तो इस प्रकार से यही रिजल्ट होता है, डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। दूसरा है एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है, एमिलॉयड बीटा पेप्टाइड डिपोजिशन ऑन 21st क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि एमिलॉयड बीटा पेप्टाइड क्या होते हैं, ये 23rd क्रोमोसोम्स पे क्या करते हैं, आकर के इनकी थिकनिंग होने लगती है। इस थिकनिंग की वजह से क्या होते हैं, ये डिजीज उत्पन्न होता है जिसको हम एल्जाइमर सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा है क्राइडुचेट सिंड्रोम या इसे कैट क्राई डिजीज भी कहा जाता है। ये क्या होता है, 5वें क्रोमोसोम का जो आर्म होता है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ये मान लीजिए सपोज ये 5वां क्रोमोसोम है, ये 5वां क्रोमोसोम है, इस 5वें क्रोमोसोम का क्या होता है, कोई एक आर्म डिलीट हो जाती है। तो इस आर्म के डिलीट हो जाने की वजह से क्या होता है, इसमें मोनोसोमी हो जाता है। क्या होता है, एक आर्म की मोनोसोमी हो जाती है। तो इसको हम कैट क्राइडुचेट या कैट क्राई डिजीज बोलते हैं। और इस डिजीज से सफर करने वाले जो बच्चे होते हैं वो जब रोते हैं तो उनके रोने में बिल्ली जैसी आवाज आती है। ठीक है, ये हुआ। अगला है ऑटोसोमल का फिलाडेल्फिया। इसमें क्या होता है, ये क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकेमिया, जो ल्यूकेमिया होते हैं, ग्रेनुलर WBC होते हैं, उनमें क्या होती है, कमी हो जाती है, संख्या में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिलाडेल्फिया का जो है वो सिम्टम क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, डिलीशन ऑफ 21st क्रोमोसोम्स आर। इसमें क्या, जो 21st क्रोमोसोम होता है, इस 21st क्रोमोसोम में किसी एक क्रोमोसोम का जो आर्म होता है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए 21st है, एक हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, इसमें अगर कोई आर्म डिलीट कर गया तो क्या हो जाएगा, इसमें मोनोसोमी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, मोनोसोमी हो जाएगी। और इस मोनोसोमी की वजह से क्या हो जाएगा, इस मोनोसोमी की वजह से क्या हो जाएंगे, इसमें जो है वो फिलाडेल्फिया के सिम्टम्स जो है जनरेट हो जाएंगे। अगला है एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम में क्या होता है, 18वें क्रोमोसोम पर, जैसे हमने यहाँ देखा ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम, वैसे यहाँ क्या होता है, 18वें क्रोमोसोम पर क्या होता है, ट्राइसोमी होती है, यानी एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाता है। जब जीव में 21वें जोड़े में यदि एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो गई तो क्या हो गया, वो डाउन सिंड्रोम हुआ। और 18वें में अगर बढ़ोतरी हुई तो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ड्स सिंड्रोम हो जाएगा। और इसका पटाऊ का सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, 13वें क्रोमोसोम पर क्या होता है, ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी माने 13वें जोड़े में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाता है, 2 क्रोमोसोम की जगह से वहां पर 3 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, अब आइए, इतना जानने के बाद अब हमको देखना है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं इसको आप समझिए। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि 22 क्रोमोसोम, 46 मेल में, ह्यूमन में जो 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोमल हुए, शेष XX सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में और XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम फीमेल में और XY क्रोमोसोम मेल में होता है। तो यहाँ पर ये जो कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो ऐसे क्रोमोसोम्स पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, यानी जीन पर आधारित होते हैं, जीन में डिस्टर्बेंस की वजह से जनरेट होते हैं। तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स यदि मेल के एक्स और वाई, मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम से अटैच हों, दोनों क्रोमोसोम से अटैच हों, तो क्या होगा, वो XY लिंक्ड डिजीज कहलाता है। और ऐसे XY लिंक्ड डिजीज के बारे में हमें केवल एग्जाम्पल पर जान लेना है, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड तक। तो नाम लीजिए, इसमें है MIC2 जीन्स जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा ZFY जीन जो कि जिंक फिंगर में Y जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा है SRY जीन जो सेक्स डिटर्मिनेशन में Y के लिए प्लेस रीजन के डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार से ये 3 जो जेनेटिक डिजीज हैं
सेक्स लिंक्ड जो है वो एक्स वाई लिंक्ड, यानी इनके जीन जो है ये जीन्स एक्स पर भी प्रेजेंट होते हैं और वाई पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब आगे क्या देखना है, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जीन म्यूटेशन जो केवल एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो जिसका संबंध केवल एक्स वाले लिंक से होता है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहलाएगा। तो एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर होता है वो डोमिनेटिव और रिसेसिव दोनों नेचर का होता है। बेटा ध्यान रखना, कोई डिसीज ये डोमिनेटिव नेचर का है तो पेरेंट में भी दिखेगा, ठीक है, और पेरेंट में भी दिखेगा, और रिसेसिव नेचर होगा तो पेरेंट में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो डोमिनेटिव नेचर के जो पेरेंट में भी दिखेगा और हर जनरेशन में वो दिखेगा, ठीक है। और रिसेसिव नेचर का जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी दिखेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो नहीं दिखता है, जबकि डोमिनेटिव दिखाई पड़ेगा। तो डोमिनेटिव एक्स लिंक्ड डिजीज में आता है ब्राउन इनेमल टीथ, टीथ का यानी टीथ जिस मसूड़ों से जब मसूड़े इसमें भूरे रंग के हो जाते हैं। इनेमल हाइपोप्लेसिया, यानी इनेमल जो दांतों के मसूड़े हैं ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं, आगे पीछे होते हैं, लहरदार, तो इसको वो भी जेनेटिक होते हैं और एक्स लिंक्ड डोमिनेटिव नेचर के होते हैं। हाइपोफास्फोफेटेमिया, हाइपोफास्फोफेटेमिया ये क्या होता है, रिकेट्स, विटामिन डी के मैन्युफैक्चर से यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड ये है, इसमें इसकी लॉस हो जाती है जिसकी वजह से रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग हो जाता है। रेसेसिव नेचर वाले जो डिजीज होते हैं प्रायः इनको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनकी जो इनहेरिटेंस होती है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाती है। आप कहेंगे क्यों, तो सर बेटा आप इसको मिटा सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि आगे के पॉइंट को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब जरा इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो ये जो क्रिस क्रॉस रिसेसिव नेचर वाले जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नेचर के जो डिजीज होते हैं, अगर उसमें देख लें व्हाइट आइड ड्रोसोफिला के सफ़ेद आंख रिसेसिव नेचर का होता है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये सभी क्या होते हैं, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नेचर के डिजीज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखें मान लीजिए ये आपकी जो है ये मेल है, ठीक ना, और ये फीमेल है, ओके। यहाँ क्या है, डिजीज किससे लिंक्ड है, एक्स से, डिजीज किससे लिंक्ड है, एक्स से। अब अगर इनकी ये P1 जनरेशन हो गए, इससे जो F1 जनरेशन बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, इससे ये आया तो XX, इससे अगर ये हुआ तो XX, ये कैरियर वाला आया इसमें, और Y अगर क्या हुआ, Y अगर ये आया तो XY, ये इससे गया तो XY। इस प्रकार से F1 जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, यह इससे मिलकर के ये बना। अब यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, और इससे क्या हुआ, ये इससे मिला तो ये बना। आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि F1 जनरेशन में 50% यानी यहाँ पर 25% फीमेल क्या हो जाएंगे, वो नॉर्मल होंगे, 25% जो मेल होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन 25% जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी, वो कैरियर होंगी। क्या होंगी, कैरियर। क्यों, क्योंकि फीमेल में यह रोग तभी एक्सप्रेस होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होती है, यानी दोनों जब इससे डिजीज होंगे। और मेल में चूंकि एक ही एक्स है इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें इसका फिनोटाइप एक्सप्रेस हो जाता है, यानी ये डिजीज हो जाता है। तो ये मेल क्या हुआ, 25% क्या हो जाएंगे, मेल डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ। अब आप देखिए, अगर फीमेल कैरियर और नॉर्मल मेन है, इनके बीच में अगर क्रॉस हो तो इससे क्या हो जाएगा, अगर इन्हीं के बीच में क्रॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए XX और XY, ठीक ना। फिर देखिए ये डिजीज कहाँ गया, यहां से कहाँ गया, अब ये X, अच्छा X हो गया, फिर X हो गया, Y हो गया, फिर X और X, फिर X और Y,
यानी आप क्या देख रहे हैं, आप यहां देखिए नॉर्मल, नॉर्मल, कैरियर, डिजीज्ड। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, इसको हमने क्रिस क्रॉस क्यों कहा, आप देखिए क्रिस क्रॉस इसलिए कहा कि यहां से ये जो डिजीज है, यानी कलर ब्लाइंडनेस का कह लीजिए या हीमोफीलिया कह लीजिए, वो कहाँ आया, फीमेल से आया, फीमेल से कहाँ आया, मेल में, फीमेल से आया, फीमेल से आया मेल में। ठीक, और मेल से कहाँ गया, मेल से कहाँ गया, मेल से कहाँ गया, फीमेल से आया मेल में, फीमेल से आया मेल में, और मेल से फिर कहाँ गया, अगर ये मेल हुआ, इस मेल ने, इस मेल ने, इस मेल ने, एक मिनट, फीमेल से मेल में आया, इसकी जीनोटाइप यहाँ क्रॉसिंग हम लोग डिलीट करते हैं, इसलिए डिलीट करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये मान लीजिए ये कैरियर है, ये कैरियर है, इस कैरियर और इसके बीच में हमने क्रॉस करा दिया, यानी एक्स एक्स ये कैरियर और एक्स वाई ये डिजीज, इसके बीच में F1 जनरेशन ये दो मिले, इनके क्रॉस कराया, तो इनसे क्या बना, एक्स एक्स ये बन गया, एक्स वाई नॉर्मल हो गया, फिर यह एक्स एक्स डिजीज्ड हो गई, ये फीमेल यहाँ डिजीज्ड हो गई, ध्यान रखिएगा चूंकि होमोजाइगस हो गया, और यह इससे क्या हुआ, ये भी डिजीज्ड हो गया। तो क्या कर सकते हैं, अगर कैरियर मदर और डिजीज्ड पेरेंट्स फादर के बीच में अगर क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये 25% फीमेल कैरियर, 25% फीमेल नॉर्मल, 25% फीमेल डिजीज और 25% मेल डिजीज्ड हो जाएंगे। अब आप देखिए, हाँ अब आप देखिए क्रिस क्रॉस, तो यहां से ये P1 जनरेशन में ये डिजीज्ड जीन कहां से आया, ये फीमेल से आया मेल में, फिर मेल से कहां गया, मेल से गया, फिर मेल से कहां गया, फीमेल में, मेल से कहां गया, फीमेल में, फिर इस प्रकार से फीमेल से जाएगा मेल में, मेल से फीमेल में, इस प्रकार से इसका इनहेरिटेंस क्या होगा, फीमेल टू मेल और फिर मेल टू फीमेल। यह क्रॉस, इस प्रकार का जो जिग जैक हो रहा है इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, अच्छा इतना समझ गए, अब आगे चलिए। तो अब आया वाई लिंक्ड, ऐसे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि सेक्स लिंक के वाई वाले क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो वाई वाले क्रोमोसोम्स जो अटैच डिजीज होते हैं उनका इनहेरिटेंस होलैंडिक इनहेरिटेंस कहलाता है, यानी उसके जो जीन होते हैं वो मेल से मेल में ही जाते हैं, फीमेल में नहीं जाते हैं। जैसे TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ध्यान रखिएगा आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि TDF वह जीन है जिसमें सबसे कम बेस पेयर से मिलकर बनता है और उसकी संख्या है मात्र 14 बेस पेयर से मिलकर बनता है, जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला यह फैक्टर है। ये जीन जो है वाई क्रोमोसोम पे लिंक होता है। HY एंटीजीन, ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजीन फॉर स्किन ग्राफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी वाई से लिंक्ड होता है। हाइट से रिस्पॉन्सिबल, यानी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं, जैसे अगर वाई क्रोमोसोम मेल में XY की जगह एक और हो जाए, XY की जगह एक और हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुपर मेल कहलाएगा, सुपर मेल कहलाएगा। और सुपर मेल क्या होते हैं, ये हमेशा टॉलर होते हैं देन नॉर्मल मेल या टर्नर्स सिंड्रोम वाले रोगी से। तो क्या आप देख रहे हैं यहां पर वाई क्रोमोसोम क्या हुआ, मेल से मेल में ही गया, तो क्या हुआ, मेल टू मेल, फीमेल में गया ही नहीं, तो क्या कहेंगे, इसको होलैंडिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसके बाद हाइपरट्राइकोसिस है, जिसमें क्या होता है, ये भी होलैंडिक होता है। अब कैसे होता है, ये जो पुरुष के कानों पर ये बाल होते हैं, ठीक ना, ये बाल क्या भी होते हैं, ये वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके जो जीन होते हैं ये
किस पर होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, मेल के वाई क्रोमोसोम, इसलिए मेल से मेल को ही ट्रांसफर होते हैं, ये फीमेल में कभी नहीं होंगे। आपने किसी फीमेल के कान पर यहाँ बाल देखा है क्या? शायद नहीं, क्योंकि ये होलैंडिक इनहेरिटेंस होता है, अदरवाइज फीमेल के भी कान पे आप बाल देख सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके इनहेरिटेंस की बातें हुई। अब आगे बेटा हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोनोसोमी पढ़ा, ट्राइसोमी पढ़ा, टेट्रासोमी पढ़ा, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वो वहाँ पर फिर मोनोसोमी या नलीसोमी ये देखा, लेकिन हम लोगों ने ऑटोप्लॉइडी और प्लियोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ये नहीं देखा, तो जरा उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें सिकल सेल एनीमिया का जो है वो एक डिटेल जो है लेंगे, क्योंकि कई साल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या लीजिए, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चले। यस डियर स्टूडेंट, तो हम लोग फिर आगे क्या देख रहे थे, अब आज हम लोग फिर क्या देख रहे हैं, इसी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में अभी हमने आपसे चर्चा नहीं किया था यूप्लॉइडी, ऑटोप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी की, तो चलते चलते ये चीज़ें भी क्लियर हो जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो एन्यूप्लॉइडी होता है वो क्रोमोसोम की वो अवस्था जब किसी सेल में एन मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम माने जीनोम का नंबर, माने किसी हैप्लॉइड गैमेट में जितने क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम के नंबर को एन से दर्शाते हैं। उसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, किसी ऑटोसोम में कितने क्रोमोसोम हुए ये दिखा दिया गया। तो एन का डबल यानी 46 क्रोमोसोम्स में से कुछ क्रोमोसोम सेल में, जब कुछ क्रोमोसोम जीव के सेल में जब कुछ क्रोमोसोम या तो एक या दो बढ़ जाएं या एक दो घट जाएं, तो ऐसी कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर जब क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसको ट्राइसोमी हम लोगों ने पढ़ा था, और जब घटते हैं तो उसको मोनोसोमी पढ़ा था। हाइया मोनोसोमी और ट्राइसोमी, नलीसोमी, टेट्रासोमी। तो आपने क्या देखा था, हाइपोप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार का हुआ, हाइपोप्लॉइडी जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें से एक या दो क्रोमोसोम अपनी संख्या में घटते हैं या एक या दो क्रोमोसोम अपनी संख्या में बढ़ते हैं। जब घटेंगे तो उसको हाइपोप्लॉइडी कहेंगे, जब बढ़ेंगे तो उसको हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। हाइपोप्लॉइडी की कंडीशन में ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो मोनोसोमी हो सकती है या नलीसोमी हो सकती है। मोनोसोमी माने जितने नंबर क्रोमोसोम हैं किसी सेल में, किसी पेयर में जितने क्रोमोसोम नंबर हैं उसमें से अगर कोई एक क्रोमोसोम माइनस हो गया तब तो एक ही बचा ना। उस सेट में यानी उस पेयर में एक ही क्रोमोसोम बचा, तो उस पेयर के लिए क्या हो जाएगा, मोनोसोमी हो जाएगा। जैसे 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम मिलकर के पेयर बनाएंगे, अब उसमें से एक क्रोमोसोम किसी और ट्रांसफर हो जाए, डिलीट हो जाए, डिलीशन हो जाए, या उसका वो ट्रांसफर हो जाए दूसरी किसी सेल में, तो एक ही बचा, तो मोनोसोमी हो जाएगा। अगर दो निकल गए, दोनों क्रोमोसोम अगर चले गए और 21वां जोड़ा पूरा पूरा ब्लैंक रह गया, तब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो नलीसोमी कहलाएगा, क्योंकि 21वां जोड़ा क्या नल हो गया, जीरो हो गया, तो नलीसोमी होगी। तो मोनोसोमी में क्या होता है, मोनोसोमी के क्या होते हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जो है माइनस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उस टोटल 46 में से एक नंबर की जो है कमी हो जाती है, और उस जीव के शरीर में मात्र 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। ठीक, तो ये जो मोनोसोमी की एग्जांपल है क्राइडोचैट है, जहां पर कि 5वें क्रोमोसोम पर जो है क्या होता है, मोनोसोमी होता है। फिलाडेल्फिया है, इसमें क्या होता है, इसमें 21 क्रोमोसोम पर जो है मोनोसोमी होता है। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, वो एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स होता है ना, उस एक्स क्रोमोसोम पर ही क्या हो जाता है, मोनोसोमी हो जाती है, यानी वही गायब हो जाता है। ठीक है, अब नलीसोमी वो कंडीशन होती है कि जब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो, वो दोनों किसी एक सेट में से किसी एक पेयर में से दोनों के दोनों पेयर नहीं, एक पेयर टोटल एक पेयर जो है गायब हो जाए, यानी पूरे दोनों क्रोमोसोम गायब हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो नलीसोमी कहलाएगा। अब इसका ठीक उल्टा क्या हो गया, हाइपरप्लॉइडी। जहां जहां दो सेल में से अगर एक सेल में एक ही साथ
एक ही सेल से बनने वाले दो सेल में अगर किसी एक सेल में, एक डॉटर सेल में मोनोसोमी हो रहा है तो निश्चित रूप से दूसरे डॉटर सेल में क्या होगा, ट्राइसोमी होगा। अगर एक में नलिसोमी हो रहा है तो दूसरे में टेट्रासोमी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हाइपरप्लॉइडी क्या हुआ, 2n जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक या दो क्रोमोसोम पूरा बढ़ जाए। ऐसी कंडीशन में उस जीव के शरीर में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ा तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे ह्यूमन में, और अगर दो सेल बढ़ा तो 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन जो होती है ना हाइपरप्लॉइडी की, वो अक्सर है वो टेट्रासोमी कहलाती है, और जनरली यह प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए, हाइपरप्लॉइडी में अगर एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हुई तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं। किसी पूरे 23 जोड़े क्रोमोसोमों में किसी भी एक पेयर पर यदि एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हुई तो क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगा। और उस जीव में क्रोमोसोम नंबर 1 से बढ़कर के 46 से बढ़कर के 47 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में क्या होती है, एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, टोटल 3 क्रोमोसोम वहां हो जाता है, और उस जीव में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएगा। एडवर्ड सिंड्रोम में जो है क्या होता है, 18वें नंबर के क्रोमोसोम पर क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, और दो क्रोमोसोम की जगह वहां एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाती है, वहां 3 क्रोमोसोम हो जाता है। इस प्रकार से इस जीव में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। क्लेंटर्स सिंड्रोम क्या होता है, वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। वह एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पर हो सकता है। तो यदि मेल में एक्स क्रोमोसोम एक और बढ़ के मेल में अगर वाई क्रोमोसोम एक और बढ़ के आ गया तो उस मेल में क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई वाई, यानी 47 क्रोमोसोम हो गया, और यह सुपर मेल कहलाएगा। और यदि फीमेल के एक्स वाले में ट्राइसोमी हो रही है तो उसमें ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ट्रिपल एक्स क्या होती है, फीमेल जो है सुपर फीमेल कहलाती हैं। ठीक है, टेट्रासोमी का एग्जांपल जैसा मैंने कहा अक्सर प्लांट में देखने को मिलता है। टोटल क्या होता है कि किसी एक पेयर के क्रोमोसोम में टोटल मल्टीपल डिवीजन हो जाता है, यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो टेट्रासोमी हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं यूप्लॉइडी क्या है। यूप्लॉइडी क्या होती है कि टोटल मल्टीपल इंक्रीज इन बेसिक क्रोमोसोमल नंबर। बेसिक क्रोमोसोम जितना भी है उस सेल में, ठीक है, वह क्रोमोसोम टोटल अपने नंबर से क्या कर जाए, मल्टीपल में डिवीजन कर जाए। मल्टीपल में डिवीजन कर जाए, यानी 2 है तो 2 से 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, 32 हो जाए। इस प्रकार से क्या कहते हैं, इसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बार में एक ही क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उसको हेप्लॉइडी बोलेंगे। यानी यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है क्या है, हेप्लॉइडी। हेप्लॉइडी इज द एग्जाम्पल इन विच सेल विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जहां पर किसी सेल में एक ही सेल की क्या हो जाता है, एक सेट क्रोमोसोम की क्या हो, हर स्टेप में क्या हो, ग्रोथ होती चली जाए, तो वो हेप्लॉइडी कहलाती है। डिप्लॉइडी क्या है, जहां पर सेल में एक बार में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की क्या हो जाए, इंक्रीज हो, बढ़ोतरी हो, तो वो डिप्लॉइडी कहलाती है। और पॉलीप्लॉइडी क्या कहलाएगी, जब एक बार में मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएं, इंक्रीज कर जाएं, तो पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ठीक है, अब आइए ऑटोप्लॉइडी। ऑटोप्लॉइडी क्या होता है, सेल्फ इंक्रीज इन क्रोमोसोमल नंबर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा अगर क्रोमोसोम के नंबर में अपने आप ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और क्या हो जाए, न्यूमेरिक ग्रोथ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ऑटोप्लॉइडी कहलाती है। जैसे मान लीजिए उस सेल में पहले एक्स क्रोमोसोम था, माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2x हुआ, 2 से क्या हुआ, फिर बढ़ा 3x 4x 5x एक्सेट्रा, इस तरह से, इस प्रकार से अगर नंबर बढ़े तो वो ऑटोप्लॉइडी कहलाती है। और एलोपॉलीप्लॉइडी क्या है बेटा, allopolyploidy is increase in chromosomal set by hybridization।
अक्सर हम लोग जो संकर कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं दो प्रजातियों में, उसमें वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज ए है और कोई स्पीसीज दूसरी बी है, तो ए वाली स्पीसीज में जो क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर है, जीनोटाइप उसका XX है, और बी वाले का जो है जीनोटाइप XY है। ठीक, अब इससे जब गैमिट बनेगा तो उस गैमिट में जो जीन होंगे X और Y होंगे। अब इसी गैमिट में जो जीन है ये क्या हो जाएंगे, ये डबल हो जाते हैं। ये डबल हो जाएंगे, जब डबल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, X डबल हो जाके डबल होके XX हो जाएगा, Y डबल होकर के YY हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, उसमें अल्लो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन होती है। और ऐसा प्रायः जो विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रजाति की उन्नतशील किस्म की प्रजातियां फसलों की बनाई जाती हैं, उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक उसको जो है करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या देखना है, अब लास्ट में हम क्या काम करेंगे, अब हम लोग जाकर के उसमें सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग उसको देखते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोग जो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कई पॉइंट इसमें चर्चा करना पड़ता है किसी एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इस पर चर्चा करना थोड़ा सा आवश्यक था। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग सिकल सेल एनीमिया, जिसको संक्षेप में SCA कहते हैं। एक्चुअली यह रोग क्या है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। और ऑटोसोमल डिजीज में क्या होता है कि ये जो 11वां पेयर होता है क्रोमोसोम का हमारी बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 ऑटोसोमल्स होते हैं, उस 44 ऑटोसोमल में जो 11वां पेयर होता है, उस पर इसका जीन प्रेजेंट होता है। इस सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है वो बीटा ग्लोब्यूलिन जीन होता है, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। ये रोग क्या होता है संक्षेप में जान लें। इस रोग के पेशेंट क्या होते हैं, उनका जो RBC होता है ना, वो हंसिया के आकार का मुड़ जाता है। जब हंसिया के आकार का मुड़ जाता है तो क्या होता है, इस प्रकार के बने हुए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी मिनिमम हो जाती है, या लगभग नन के बराबर हो जाती है सीवियर कंडीशन में। तो क्या होता है कि इस प्रकार के सिकल सेल टाइप जो हीमोग्लोबिन होते हैं हमारे ब्लड में, उनके रहते हुए भी हमारी जो डिमांड ऑक्सीजन की, जो सेल की जो है ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो पूरी नहीं हो पाती। तो गांव में कहावत कहते हैं ना कि करसी ने काम के निकम्मा, तुम्हें रहते न रहते कौन मतलब, तुम्हें रहने का मतलब भी न रहे के बराबर। तो वही चीज यहाँ है कि इस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया जो अपने फंक्शन को करने में क्या हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, तो उनकी वजह से उनके रहते हुए भी वो परेशानी जनरेट कर जाती है, यानी एनीमिया का इशू आ जाता है। एनीमिया माने अगर RBC ना हो हमारे ब्लड में तो क्या हो, ऑक्सीजन की प्रॉपर इनफ कैरिंग नहीं हो जाएगी लंग्स टू सेल, तो क्या होगा, एनीमिया की इशू आएगा। तो एनीमिया RBC के होते हुए भी एनीमिया का इशू आए, क्यों भैया, हीमोग्लोबिन तो है पर्याप्त मात्रा में, फिर क्यों, इसलिए कि वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं ड्यू टू कर्विन कॉन्केव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। यानी हंसिया के आकार के RBC के हो जाने के कारण ऑक्सीजन अनापूर्ति से संबंधित जो रक्त अल्पता का रोग है, वह दात्र कोशिका यानी सिकल सेल एनीमिया का रोग कहलाएगा। दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका ऑक्सीजन को देने वाली कोशिका में अरक्तता माने ऑक्सीजन के सप्लीमेंट की का इशू आ जाना। ठीक है, अब आइए इसको जरा एक एक पॉइंट समझें। एक्चुअली जब आप लेसन 6 पढ़ लेंगे तब आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक बार वहाँ पर उस लेसन में इस बात की चर्चा हम फिर करेंगे, लेकिन उसको अभी इग्नोर करते हुए अभी जो चीज़ बता रहे हैं इसे आप समझिएगा, क्योंकि वहाँ जब बोलेंगे तो बात आपके समझ में बड़ी इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया का जो बीटा ग्लोबुलिन जीन होता है
वह जीन कहाँ होगा? डीएनए में होगा। और हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। यूं तो सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, लेकिन जो फंक्शनल जीन को कैरी करने वाला डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें दो स्टैंड होंगे। एक स्टैंड उसको अपने फादर से मिलेगा, अब एक उसको मदर से मिलेगा। ओवरऑल जिस स्टैंड का पोलराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा उस स्टैंड को हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं, और जिस स्टैंड का पोलराइजेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा उसे हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इस कोडिंग स्टैंड पर 6 3 जा 18 बेस पेयर का, दोनों स्टैंड में 18 बेस पेयर का क्या होता है? एक सेगमेंट होता है डीएनए का, और वह सेगमेंट क्या करता है? हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होता है उसको बनाने वाला जीन उस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? उसमें से सब नहीं, कुल मिलाकर के 6 त्रिक 18 बेस पेयर होंगे। 18 बेस पेयर दोनों पर मिला के होंगे। एक में 18 बेस न्यूक्लियोटाइड, दूसरे में 18 न्यूक्लियोटाइड्स, दोनों के नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बेस पेयर बनाएंगे। तो 18 बेस पेयर में ही क्या होता है? ये इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है कि इसमें जो 18 होते हैं, 18 में से किसी एक बेस पेयर में म्यूटेशन हो जाता है, उलटफेर हो जाता है। क्या हो जाता है? उलटफेर हो जाता है। और वह जिस बेस में उलटफेर होता है उसका कोडिंग स्टैंड पर जो पोजीशन होती है वो GAG का होता है, ग्वानिन एडेनिन गुआनिन। ठीक है, तो यह जो ग्वानिन एडेनिन गुआनिन है और इसका कंप्लीमेंट्री किस पर होगा? टेम्पलेट पर। तो ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थाइमिन, और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन। ठीक, ये है। अब जब इससे जरूरत पड़ेगी ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाने की तो क्या होगा? इस पे कोडिंग स्टैंड का नहीं जी, ये टेम्पलेट स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड की कॉपी एक अलग स्टैंड पर बनाई जाएगी। और किस डायरेक्शन बनाई जाएगी? 5 से 3 डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन की तरफ बनाई जाएगी। और इस प्रकार से इस जीन में क्या होता है? ये जो जीन है किसी एक अमीनो एसिड के लिए, वो उसमें क्या होता है? उलटफेर हो जाता है। उलटफेर क्या होता है? यही वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाता है, यहाँ वाला पोजीशन ऐसे जाता है। मान लीजिए ऊपर ए है, नीचे टी है, तो क्या होगा? ये उलट जाता है ऐसे। एक ही बेस पेयर में हो रहा है ऐसा, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन। अब ये उलट के क्या हो गया? ये हो गया। जी यहाँ था, जी यहाँ है, जी यहाँ था, जी यहाँ, ए टी यहाँ था, टी ऊपर हो गया, और ए ऊपर था, ए नीचे आ गया। ठीक, हो गया पॉइंट म्यूटेशन। अब इसका नतीजा क्या होगा? आइए देखते हैं। तो जब इस स्टैंड का, टेम्पलेट स्टैंड का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन माने इसी स्टैंड पे जो 18 क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका कंप्लीमेंट्री एक स्टैंड पर उतारा जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो नया स्टैंड बनेगा टेम्पलेट स्टैंड से, उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए पे मैंने कहा कि जब ये उतरने लगेगा, इसका डुप्लीकेट कॉपी आने लगेगी, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या होता है? कोडिंग स्टैंड पर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जब वो मैसेंजर आरएनए पर कॉपी करने लगेंगे, यानी उसका सब्स्टिट्यूट सेट होने लगेगा, तो ये इसका कंप्लीमेंट्री होगा। जैसे सी का कंप्लीमेंट्री जी हुआ, मैसेंजर आरएनए पे जी आ गया। टी का कंप्लीमेंट्री ए होगा तो ए यहां आ गया। फिर सी का कंप्लीमेंट्री जी है, जी यहां आ गया, मैसेंजर आरएनए बन गया। ठीक, तो मैसेंजर आरएनए यहां पे ये बनेगा, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो वहां पर मैसेंजर आरएनए इस
न्यूक्लियोटाइड वाला बनेगा, GUG। ठीक है, क्योंकि एक जगह यहाँ T आना चाहिए और RNA में एडेनिन नहीं होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन नहीं होता है, उसकी जगह यूरासिल होता है। तो यहाँ पर यू की जगह यहाँ टी ना करके क्या आएगा, वह एक जगह यहाँ यू टी आना चाहिए, टी ना करके यहाँ क्या हो जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो इसका कोड क्या हो गया, यू हो गया। अब आगे ध्यान रखिएगा। अब इस प्रकार से मैसेंजर आरएनए पर ये जो तीन इस जो सभी जब 18 क्या आ जाएंगे, जब 18 जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स आकर के कंप्लीमेंट्री रूप में क्या हो जाएंगे, रिप्रिंट हो जाएंगे, तो क्या होगा, अब ये तीन कोड का एक ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट पेयर, 3 का पेयर बनेगा। तो ये जो 3 का पेयर बना, ये जो इधर 3 का पेयर बना, इसको कहते हैं कोडान। क्या कहते हैं, कोडान। ट्रिपलेट्स ऑफ कोड्स आर नोन एज codon that presents only on messenger RNA and on amino acid। तो अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए पर ये कोडान आपको प्राप्त होते हैं। ठीक, अब यही मैसेंजर आरएनए जो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा सचमुच में एक स्वस्थ व्यक्ति में ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस जीन के द्वारा ये रोग बनता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हेल्दी बनती है, उस जीन को बनाने वाला HbA जीन होता है और इसको बिगाड़ने वाला HbS जीन होता है। तो HbA जीन का जो पेप्टाइड है, जो कि यहाँ पर 7 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ये 7 अमीनो एसिड के क्या होते हैं, यहाँ पर कोडान होंगे। ठीक है, तो इसका कोडान जैसे, चूंकि इसी से मतलब है, बाकी चीज हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इससे यह कोडान रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामिक एसिड को, यहाँ भी कोई होगा जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ जो होगा जो प्रोलिन को कोड करेगा, यहाँ जो होगा जो थ्रियोनिन को कोड करेगा, यहाँ जो होगा वो ल्यूसिन को कोड करेगा, यहाँ जो होगा वो हिस्टामिन को कोड करेगा, और यहाँ जो होगा वो वेलाइन को कोड करेगा। ठीक, इस प्रकार से ये 7 ट्रिपलेट्स 7 अमीनो एसिड को 7 कोडान होंगे इस पर 3 के मिलकर के, और 7 अमीनो एसिड को वो क्या करेंगे, कोड करेंगे, यानी वही अमीनो एसिड आकर के इस पर जो है लिंक होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब चेंजिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, अब ये जो GAG से GUG जो मैसेंजर आरएनए पा गया, इसका परिणाम क्या हुआ, अब यह कोड जो है वो वेलाइन को कोड करता है। किसको कोड करता है, वेलाइन को। तो इस प्रकार से वेलाइन हो जाने की वजह से क्या होता है, ये वेलाइन और वेलाइन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्क से आरबीसी का मॉलिक्यूल होता है वो हल्का सा वेलाइन की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, वो कर्व हो जाती है। तो अब ये देखिए, ये सिकल बॉडी हो गई। तो जो डिजीज्ड, जो म्यूटेंट 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह जो वेलाइन आ गया, वेलाइन की वजह से क्या हुआ, यह क्या हो गया, बीटा ग्लोबिन का जो चेन हो गया, क्या हो गया, वो डिफेक्टेड हो गया। अब यही सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दोनों रोग को, हेल्दी और नॉर्मल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, उसके जीनोटाइप को हम HbS और HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका इस HbA का जो ये वाला चेन है बीटा ग्लोबिन का, उसके लिए जो फिनोटाइप होगा वो नॉर्मल आरबीसी का होगा, और इस चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फिनोटाइप आएगा वो सिकल सेल एनीमिया वाला ये फिनोटाइप आएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम पेडिग्री एनालिसिस करें, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया भी है। तो पेडिग्री एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या काम करें, थोड़ा सा हम यहाँ देख लें। पेडिग्री एनालिसिस में पाया गया इसके करेक्टर के एनालिसिस के बाद कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज होता है, और यह रेसेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है, रेसेसिव नेचर का, यानी जब इस जीन को HbS
HBS यानी उस जीन को कैरी करने वाला जब इंडिविजुअल होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी दोनों जीन उससे प्रेजेंट होंगे, तभी क्या होगा, उसमें रोग जो है एज ए फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा। अदरवाइज रोग क्या होगा, वो कैरियर के फॉर्म में पड़ा रहेगा और एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, इसका मतलब यह हुआ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेल एंड फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो मेल और फीमेल दोनों क्या हो जाएंगे, वो कैरियर का काम करेंगे। ठीक, यानी रोग प्रकट नहीं होगा, कैरियर का काम करेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ दिखा रहा है मेल और फीमेल दोनों में इस जनरेशन में रोग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर रोग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कैरियर है। तो किसी भी पेरेंट के में यदि रोग क्या हो, न दिखाई पड़े, इनविजिबल हो, लेकिन उसके जनरेशन में रोग दिखाई पड़े, तो इसका मतलब क्या है कि ये पेरेंट्स क्या है, कैरियर हैं सिकल सेल एनीमिया के। तो यहाँ ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये क्या है, ये कैरियर हैं। और जब कैरियर के बीच में क्या मैटिंग होगी, इनसे जो भी F1 जनरेशन जो संतानें बनेंगी, उन संतानों के नॉर्मल होने के भी चांसेस हैं, नॉर्मल होने के भी चांसेस हैं, और कैरियर होने के भी चांसेस हैं, और डिजीज्ड होने के भी चांसेस बनते हैं। डिजीज्ड होने के भी चांसेस बनेंगे। कब, जब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये कंडीशन कब आएगी, जब ये दोनों कैरियर होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से जो मेल होगा वो डिजीज हो सकता है, फीमेल इनोसेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के इसके जो एलिल्स होते हैं जिसके द्वारा इसका इनहेरिटेंस होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो होते हैं वो HBA और HBS होता है। अब आइए इसका हम लोग जो है ये क्या देखें, एक इनहेरिटेंस देखें मेंडेलियन लॉ के हिसाब से। तो क्या हुआ कि ये क्या है, ये एक मेल है, मेल में एक एलील ये है, दूसरा ये है, इसका ये एलील है HBA का, ये एलील है HBS का, मीन्स ये कैरियर है। दूसरी चीज क्या, ये फीमेल है, इसके जो एलील्स हैं ये दो हैं, HBA और HBS, यानी ये भी कैरियर है। तो P1 जनरेशन जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप F1 जनरेशन में अगर इनके एक्सप्रेशन फिनोटाइपिकली देखना चाहते हैं तो पेरेंट्स को हेट्रोजाइगस होना चाहिए। हेट्रोजाइगस मीन्स कैरियर होना चाहिए। तो दोनों क्या है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस हैं। अब क्या होगा, इनमें जो गैमेटोजेनेसिस होगा, इनके गैमेट्स HBA और HBS बनेंगे, इनके गैमेट भी HBA और HBS बनेंगे। अब क्या होगा, पुनेट स्क्वायर से देख सकते हैं, इसमें जब क्रॉसिंग होगा, ये इसमें आकर के HBA HBS बनाएगा, ये इसमें आकर के HBS HBS बनाएगा, ये इसमें आकर के HBA और HBA बनाएगा, और ये इससे माच करके यहाँ HBA HBS बनाएगा। तो क्या कंडीशन आपको मिली, यहाँ HBA 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 HBA, ये देखिए HBA HBA, ये क्या होगा, ये क्वाइट नॉर्मल होगा, ये मेल क्या होगा, क्वाइट नॉर्मल होगा। ठीक है, मेल ही बनेगा, फीमेल बने, जो भी बने, मेल है फीमेल, इसमें मेल फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन नहीं, कितने ऐसे हुआ तो मेल हुआ, इतने जो फीमेल हुआ, ध्यान रखिएगा। या ऑटोसोमल में आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी हम वो सेक्स लिंक्ड वाला, सेक्स डिटरमिनेशन वाले प्रोसेस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसको इसको क्लियर पढ़िए जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो सपोज अगर ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, तो कंडीशन क्या मिलती है आपको, ये प्योर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, होमोजाइगस, होमोजाइगस, और यहाँ होमोजाइगस, लेकिन ये जो होमोजाइगस है कैसा है, ये डिफेक्टेड है, होमोजाइगस डिफेक्टेड। मैंने फिर से कहा, डिफेक्टेड में क्या होगा, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल हो सकता है, ये मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। कंफ्यूजन न कीजिएगा कि मेल का ही है और ये फीमेल का ही है, दोनों क्या हो सकते हैं, HBS होमोजाइगस मेल भी हो सकता है, फीमेल हो जाएगा, और जब मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन वाला मेल होगा तो वो भी क्या होगा, ये F1 जनरेशन में ही डिफेक्टेड हो जाएगा, और ये फीमेल होगी तो वो भी क्या होगी, डिफेक्टेड होगी। लेकिन ये कंडीशन अगर होगा तो मेल भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, या फीमेल होगी तो वो भी नॉर्मल होगी, मेल होगा वो भी नॉर्मल होगा, और फीमेल होगी तो वो भी नॉर्मल होगी। ठीक, मेल होगा तो भी नॉर्मल होगा, फीमेल होगी तो भी नॉर्मल हो सकती है या कैरियर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल फीमेल दोनों के लिए क्या हो सकता है कि वो कैरियर का होगा। सपोज ये वाला
जीन जो है मेल में चला गया तो क्या होगा, वो मेल क्या होगा, केवल कैरियर होगा। क्या होगा, कैरियर होगा। और अगर यही जीन अगर फीमेल में चली गई तो फीमेल भी क्या होगी, कैरियर होगी, न कि डिफेक्टेड होगी। तो इस प्रकार से इन दोनों को मैच करा करके जब इस चीज को आप देखेंगे तो आपका सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हीं के साथ आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बाय बोलते हैं, क्योंकि मोर ओवर जितना संभव था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने गुरु के बल को बढ़ाने के लिए थोड़ा अपने फ्रेंड या अपनों को बढ़ाने के लिए उन्हें भी थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यस डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन प्लीज डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।